गुड इवनिंग की आदत लगी हुई है ना, तो आफ्टरनून इवनिंग के बीच का ही टाइम है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट ऑनलाइन से, ठीक है। तब तक हम लोग कल का रिवीजन करते हैं और इतने टाइम तक सब लोग ऑनलाइन भी आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम लोगों ने स्टडी किया था सॉल्वेंट या वैक्यूल्स के बारे में। याद करो ये वाला टेबल मैंने बताया था, किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें खास करके 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन, मतलब फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए ड्रग के साथ में कौन सा सॉल्वेंट को इस्तेमाल करोगे उसके बारे में स्टडी करना है। साथ ही साथ उसके साथ और भी कौन कौन से एडेड सब्सटेंस होंगे उनको स्टडी करना है। आफ्टर दैट हम लोगों ने उसको किस कंटेनर में ऐड करना है और फाइनली हमें इवैल्यूएशन करना है। इस पूरे टेबुलर फॉर्म को कल की क्लास में हमने देखा था। वैक्यूल जो है हमारा सबसे प्राइमरी चीज है। तो वैक्यूल इसमें 2 कैटेगरी मैंने बताया था, एक था एक्वस और दूसरा था हमारा नॉन एक्वस। एक्वस मतलब जो वाटर बेस वाले होंगे, नॉन एक्वस मतलब हो गया जो वाटर बेस वाले नहीं होंगे लेकिन वाटर में सॉल्युबल होने वाले, वाटर मिसेबल और वाटर इमिसेबल। इस जगह बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और आपके बैच में भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर ये तो वाटर है तो ये कैसे होगा, नॉन एक्वस में तो वाटर मिसेबल ये कैसे आ गया। तो अल्कोहल जो है वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अल्कोहल जो है वाटर थोड़ी है, वाटर में मिसेबल है लेकिन वो नॉन एक्वस है। तो इस तरह से करके हमने चीजों को बताया था और समझाया भी था। आफ्टर दैट हम लोगों ने इवैल्यूएशन पैरामीटर जो आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसका भी हमने आपको माइंड मैप दिया था और बोला था इसको याद करते रहना और इसको समझते रहना। जो भी हमारे ये सॉल्वेंट्स हैं या वैक्यूल्स हैं उसमें प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टराइल वाटर, बैक्टीरियोस्टैटिक और स्टराइल वाटर फॉर इनहेलेशनल, इनके बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। इसमें से मैक्सिमम जो वाटर है जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज और अलग अलग जो टेक्निक्स है उसके ओजोनोलाइसिस वाला जो प्रोसेस है उन सभी चीजों प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस है उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाटर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। प्यूरिफाइड वाटर जो है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसको हम लोग सस्पेंशन, इमल्सन इन सारी प्रिपरेशन में बनाने के लिए करते हैं। दूसरा जो है वाटर फॉर इंजेक्शन का इस्तेमाल और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन का इस्तेमाल, इन दोनों के बारे में भी मैंने बताया था। वाटर फॉर इंजेक्शन स्टेराइल नहीं होता है, इसको हम लोगों को प्रिपेयर करने के 24 घंटे के अंदर में इसको इस्तेमाल हमें कर लेना होता है। अगर हमने 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल नहीं किया तो हमें 5 डिग्री के बिलो या 80 डिग्री के आसपास या उसके अबव हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वरना हमारा जो वाटर है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। इसके पूरे स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना है आपको। इसका टेम्परेचर, इंडोटॉक्सिन यूनिट, इंडोटॉक्सिन होते क्या है, कल भी मैंने बताया था कि ये बैक्टीरिया के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है, खास करके ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके द्वारा इंडोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि पायरोजन को इंक्रीज करने के, मींस की फीवर रिस्पांस को इंक्रीज करने के लिए रिस्पांसिबल होगा। इसमें हम लोगों ने देखा था टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट जो है 500 ppb पार्ट्स पर बिलियन, इंडोटॉक्सिन यूनिट जो होगा 0.25 यूनिट्स पर ml के बारे में बताया था, और जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो 10 ppm होंगे। और ये तीनों डेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इस जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि पार्टिकल साइज इस जगह 40 ppm होते हैं, लेकिन इसमें भी हमने 3 कैटेगरी बना दिया था। इसमें हम लोगों ने बोला कि 30 ml होगा तो, 30 से 100 ml होगा तो, और 100 ml से अबव होगा तो। ऐसे कंडीशन में हमारा 40, 30 और 20 ppm इसके पार्टिकल साइज हमारे थे, ठीक है। इसी के बेस पे आज हम लोगों को एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। होपफुली कि कल की क्लास में आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया था, रिवीजन भी मैंने करा दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब सॉल्व करने की बारी है। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे, ठीक है। चलो देखिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट ए द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैरेंटल प्रिपरेशन, इनमें से कौन सा पैरेंटल प्रिपरेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्टेबिलिटी, हाई विस्कोसिटी, फ्रीडम ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। स्टेबिलिटी, हाई विस्कोसिटी, फ्रीडम फ्रॉम द पार्टिकुलेट मैटर। ऑब्वियसली है कि इसमें से सभी चाहिए बेटा। स्टेराइल प्रोडक्ट्स को पार्टिकुलेट मैटर से फ्री होना चाहिए, ठीक है। इसको स्टेबल होना चाहिए, इसको स्टेराइल होना चाहिए। विस्कोसिटी से पैरेंटल प्रोडक्ट अगर विस्कस होंगे तो बॉडी में कैसे जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाई विस्कोसिटी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ ड्रग इंस्पेक्टर 2015, तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर 2009 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। पैरेंटल प्रोडक्ट्स विद एन ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन दैट ऑफ द ब्लड और 0.9% सोडियम क्लोराइड आर रिफर्ड टू एट। मैंने बताया भी था कि आइसोटोनिक किसको बोला जाता है, हाइपरटोनिक किसको बोलते हैं और हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं। इसमें बोला गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड से कम होगा, तो कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा। बहुत सारे बच्चों ने सीधा वो देखा कि ये ब्लड है 0.9 है तो आइसोटोनिक पे टिक मार दिया। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है। पैरेंटल प्रोडक्ट्स विद एन ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन दैट ऑफ ब्लड, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है। इक्वल थोड़ी बोल रहा है, इक्वल बोलता तो आइसोटोनिक बोलते, इक्वल थोड़ी बोल रहा है, लेस बोल रहा है। इसीलिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा सी, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब ज्यादा, हाइपोटोनिक मतलब कम। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो बोलते हैं आइसोटोनिक, ज्यादा होगा तो हाइपरटोनिक, कम होगा तो हाइपोटोनिक। आंसर हो जाएगा। और देखो ये ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया हुआ है और आपके पेपर में भी आएगा फिर। In parental products listed below are some ingredients. Their main function as given in P2S match of the following. Solvent का क्या काम है, प्रिजर्वेटिव का क्या काम है, co-solvents का क्या काम है, एंटीऑक्सीडेंट का। आप इस PQRS में इनके फंक्शन को देखिए, बताइए, समझाइए। ऐसा घुमा के पूछता है क्या। अरे तो इसमें घुमाया हुआ कहां था क्वेश्चन, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है लेस। और बहुत सारे बच्चों ने देखा 0.9% NaCl है, फट से मार दिया आइसोटोनिक। अरे भाई आइसोटोनिक क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। आंसर बना लोगे इसका, सॉल्वेंट, प्रिजर्वेटिव्स बना लोगे आराम से। ए इज द करेक्ट आंसर, 1 का आर। सॉल्वेंट एक्वस या नॉन एक्वस हो सकता है। प्रिजर्वेटिव्स मेंटेन स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, को सॉल्वेंट्स सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए को सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, हमारा जो प्रोडक्ट हो वो स्टेबल हो, उस चीज को मेंटेन करने के लिए।
Next आते हैं क्वेश्चन, which of the following vehicle not required to be sterile must be pyrogen free is intended to be used in the manufacture of the injectable products to be sterilized after the preparation? इनमें से क्या होगा? इनमें से कौन सा व्हीकल नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेराइल बट मस्ट बी पायरोजन फ्री? लाइन पढ़ के देख लेना, जीपैट 2022 गेट 1993 में और भी कई जगह क्वेश्चंस इस तरह के पूछे गए हुए हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आराम से बना देगा। स्टेराइल कौन सा नहीं होता? तो वाटर फॉर इंजेक्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एवरीवन, सबका आंसर जो है बी आ रहा है। एक आध बच्चे हैं जो ए या सी लगा रहे हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन बताया था ना बेटा। वाटर फॉर इंजेक्शन में सॉलिड कंटेंट कितना होता है? टाइप करके बताओ। वाटर फॉर इंजेक्शन में सॉलिड कंटेंट होता है 10 ppm। टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होता है? 500 पार्ट्स पर बिलियन, ppb। ठीक है। इंडोटॉक्सिन यूनिट कितना होता है? सब बता दे, अभी तुरंत बताया था। इंडोटॉक्सिन यूनिट कितना होता है? 0.25 पर ml, उसके बिलो होना चाहिए, है ना। तो याद रखना है, वाटर फॉर इंजेक्शन को फ्रेशली प्रिपेयर करके इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम 24 घंटे तक स्टोर करते हैं। नहीं स्टोर कर पाओगे, चीजें खराब हो जाएंगी, उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा, पायरोजन आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको 5 डिग्री के बिलो स्टोर करेंगे या 80 डिग्री के अबव में स्टोर किया जाता है। बताया भी था, अभी तुरंत ही बताया है, कल भी बताया था, आज भी बताया था। अब फिर भी मिस्टेक करोगे तो बेटा ऐसे क्वेश्चन तो होंगे गलत। और देखो एकदम से क्लियरली लिखा हुआ है। Next are the, which of the following is true according to the GMP standards regarding the total solid contents limit in water for injection and sterile water for injection? अब देखो सॉलिड कंटेंट के बेस पे पूछ लिया। इनमें से जीएमपी स्टैंडर्ड वाटर फॉर इंजेक्शन का 10 ppm, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन का 40 ppm। हाँ, 30 ml के बिलो होगा, 30 से 100 होगा, 100 से अबव होगा, लेकिन नॉर्मली जो है 30 ml वाला जो था उसमें 40 ppm है। उसके अकॉर्डिंग जो है तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा बी। टोटल सॉलिड कंटेंट जो होता है वाटर फॉर इंजेक्शन में 10 ppm होगा और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में 40 ppm। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एज पर द जीएमपी परमिटेड लिमिट ऑफ द सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज 100, 1, 0.1 या 10 ppm? ब्रजेश, वैष्णवी, बहुत बढ़िया, बताइए बाकी लोग। विजय, देवयानी, सिद्धि जैन, मैथिली, बहुत अच्छे बेटा। ईशा, रेशमा, मोहित, उमर, वेरी गुड। दिशा, गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सबको पता चल चुका है, आंसर आने वाला है 10 ppm। अकॉर्डिंग टू द जीएमपी गाइडलाइंस व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेबल लिमिट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर दैट इज द सॉलिड कंटेंट इन स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इन कंटेनर्स ऑफ मोर देन 100? 100, 1, 0.1 और 20? स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन नहीं है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए मोर देन 100 के लिए बिलो 30, 40 ppm, 30 से 100, 30 ppm, अबव द 100, 20 ppm। बन जाएगा? याद हो जाएगा सबको? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, इतने होशियार बच्चे हैं, और क्या चाहिए। संडे को भी जान लगाने को तैयार है मेरे साथ में। चलो बहुत बढ़िया। इस चीज को लेके बहुत सारे बच्चे दुखी भी हैं कि सर संडे को भी क्लास ले लिया। अभी जस्ट ये खत्म हो जाए तो बताता हूँ। वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, डिस्टिलेशन, मैसरेशन, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिस्टिलेशन, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिस्टिलेशन, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टोटल ऑर्गेनिक कार्बन लिमिट फॉर द वाटर फॉर इंजेक्शन एज पर द इंडियन फार्माकोपिया? 1000 ppb, 500 ppb, 200 ppb या 1 ppb? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल ऑर्गेनिक कार्बन लिमिट। इसी तरह से इंडोटॉक्सिन लिमिट भी पूछ सकता है, इसी तरह से इंडोटॉक्सिन लिमिट भी पूछ सकता है, उससे भी उसको भी पढ़ सकते हो, उसको भी देख सकते हो। आंसर बना लोगे 500 ppb। चलो ठीक है, चलो तो सभी ने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। बहुत सारे बच्चे नाराज भी होंगे, परेशान भी होंगे कि सर एक दिन तो संडे छुट्टी का मिलता है, संडे का दिन भी जो है एक दिन तो आज टेस्ट भी है फार्माकोग्नोसी का। ठीक है, 5 बजे से वीकली टेस्ट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोग्नोसी टॉपिक जो है टेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे। और क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्टी लेवल वाला बनाया गया है, तो थोड़ा सा एक बार आफ्टर द क्लास 4 बजे क्लास जब आपकी खत्म हो जाएगी, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेना और उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है बेटा, मैं कुछ रीजन की वजह से मैं आज क्लास में लिया हूँ, क्योंकि मेरी क्लास जो है अभी लगभग 7 डेज तक मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा। उसका रीजन क्या है कि मेरे जो छोटा भाई है, मेरा जो ब्रदर है, उसके छोटे बेटे का जो है वो मुंडन संस्कार है, तो उसके लिए मुझे गाँव जाना होगा। तो इसीलिए मैंने दिवाली कोई भी छुट्टियां नहीं ली है इस बार, मतलब लगातार क्लासेस में ले ही रहा हूँ। तो आपकी क्लासेस तो चलती रहेंगी, बाकी दूसरे टीचर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। मोनोफेजिक और बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में राहुल सर अभी आपको कराएंगे। बाकी मैं 7 डेज के बाद जो छठ पर्व है अभी 28-29 को, उसके बाद फिर मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा 1-2 दिन के बाद। ठीक है, तो इसी की वजह से मैं लगातार क्लासेस, आज मुझे हेडेक था, सुबह से मैं 2 डिस्प्लिन खा चुका हूँ, उसके बाद भी मैंने क्लासेस अभी लिया।
और अभिषेक सर भी 1-2 तारीख तक में थोड़ा से वो डिस्टर्ब है, वो उसके बाद फिर वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्लासेस ही क्लासेस चलती रहेगी। एक्चुअली इलाहाबाद जो हमारा ऑफिस है उसका इनॉग्रेशन होना है 2nd और 3rd ऑफ नवंबर को। तो ऑफिस का कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग पे चल रहा है सारा काम, तो उसी को लेकर सर भी थोड़े बिजी हैं अभी। आप तो खुद भी देखे होंगे अभिषेक सर थोड़े से अभी यूट्यूब या क्लासेस को लेके अभी एक वीडियो भी आई थी कि मेरी जिम्मेदारी है समथिंग, आप परेशान मत हो, समथिंग ऐसा। 2-3 तारीख तक का है, 7 डेज के अंदर में बाकी टीचर जो लगे रहेंगे उनकी क्लासेस चलती रहेगी और फटाफट मैं और सर फिर से जो ये फंक्शन है या इनॉग्रेशन वाला जो चीज है उसको लेके आएंगे, तो फिर आपकी क्लासेस ही है पूरी तरह से, ठीक है। चलो रमांश भारद्वाज सर जीडीसी की पूरी स्टोरी बताइए। सर इलाहाबाद आ सकते हैं हम लोग? बिल्कुल आ सकते हो बेटा, क्यों नहीं आ सकते हो? ठीक है, चलो ठीक है। तो उसी को लेके थोड़ा सा अभी 4-5 दिनों का, इसलिए मैंने अभी ये टॉपिक में फिनिश कर दूंगा। मतलब स्टाइल प्रोडक्ट अगर और बचा रहेगा 3 क्लास, बाकी आपका मोनोफेजिक और बाइफेजिक की क्लासेस अभी चलेंगी। चलो अभी बातें बंद और कंसंट्रेट करते हैं। अभी 5 बजे से टेस्ट है, भूल चुके हो सर, हमें भी 7 दिन की छुट्टी दे दो, वाह बहुत बढ़िया। चलो हम लोगों ने बताया था मैं जैसे अभी पेरेंटल प्रोडक्ट्स को स्टाइल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए 3 चीज, बातें बंद करो बेटा, हो गया बहुत हो गया। पेरेंटल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए 3 चीज, फॉर्मुलेशन, कंसिडरेशन, इसको फिल करो कंटेनर में और फाइनली इवैल्यूएट करो। फॉर्मुलेशन जो कंसिडरेशन है वैक्यूल के बारे में पढ़ लिया, लेकिन वैक्यूल के साथ साथ कई सारे एडेड सब्सटेंस भी है बेटा, है ना। इस वैक्यूल को तो पढ़ लिया, सॉल्वेंट, एक्वस, नॉन एक्वस और ये सारी चीजें। इसके अलावा कई सारे एडेड सब्सटेंस भी ऐड करने होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि स्टेरिलिटी दे दे, प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्युबिलिटी को इनहांस करे, को सॉल्वेंट और केमिकल स्टेबिलाइजर्स, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल बनाए, ऐसे सब्सटेंस जो ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इरिटेशन वाली जो चीजें थी उन सबको मिनिमाइज करने का काम करे। तो ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को 4 कैटेगरी वाले एडेड सब्सटेंस हैं। अब हम काम क्या करेंगे बेटा, इन एडेड सब्सटेंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है वो प्रिजर्वेटिव्स। ऑब्वियसली है कि प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। हमने जो प्रोडक्ट बनाया, हम पहले से मान के चल रहे हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है, लेकिन कंटामिनेशन से बचाने के लिए पहले से प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब प्रिजर्वेटिव्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को नहीं होने देंगे और हमारे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं। अब याद करो, जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था उस समय में मैंने आपको बताया था कि प्रिजर्वेटिव को कहां पे ऐड करना है, कहां पे नहीं ऐड करना है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो टाइप करके बता सकते हो। चीजों को सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। हमने जो प्रोडक्ट बनाया, हम पहले से मान के चल रहे हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है, लेकिन कंटामिनेशन से बचाने के लिए पहले से प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब प्रिजर्वेटिव्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को नहीं होने देंगे और हमारे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं। अब याद करो, जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था उस समय में मैंने आपको बताया था कि प्रिजर्वेटिव को कहां पे ऐड करना है, कहां पे नहीं ऐड करना है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो टाइप करके बता सकते हो, चीजों को रिकॉल कर सकते हो। हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में ऐड नहीं करते। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स जो है ना, उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे ड्रग का अमाउंट बहुत ज्यादा है। सिंगल डोज वाला जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स और सिंगल डोज में भी जहां पे अमाउंट लार्ज वॉल्यूम वाला है, सिंगल डोज तो हमारे तो वायल्स भी हो सकते हैं, एम्पूल्स भी हो सकता है। तो वायल्स और एम्पूल्स जहां पे अमाउंट कम हो वहां पे प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाना होता है। लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो वही हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होकर कंटामिनेशन कर सकता है। सभी को पता है ये चीज कि इंट्रा स्पाइनल, ओकुलर, इन सब में हम इंट्रा क्रेनियल, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान से देखिए। ठीक है, आ जाओ। यूज ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स, मल्टी डोज वायल्स, आई और नेजल ड्रॉप जो मल्टी यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं, नॉन टर्मली स्टेरलाइज्ड प्रोडक्ट्स, इन सब जगह पे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल हो सकता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में। लेकिन सिंगल डोज प्रिपरेशन जहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो, कम वॉल्यूम होगा सिंगल डोज में तो करेंगे, लार्ज होगा तो नहीं करेंगे। इंट्राओकुलर, इंट्राकार्डियल और इंट्रासिस्टर्नल, मतलब ये वाला सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वाला जो है इंट्रासिस्टर्नल, इन सब जगह पे इस्तेमाल नहीं करते। प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स इन सब जगह भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बेटा इनके अलग अलग से क्लासेस हैं, इन क्लासेस पे आओ हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला जो क्लासेस है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं बेंजल कोनियम क्लोराइड 0.01% का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया हुआ है। इसके अलावा स्पेशली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव्स का, जो कि पेरेंटल फॉर्मुलेशन के लिए अल्कोहल और एस्टर बेस या ये न्यूट्रल बेस वाले होते हैं, इसमें खास करके पैराबेन्स का इस्तेमाल करते हैं। मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन, इनका कंसंट्रेशन भी याद कर लेना, 0.01 से लेके 0.18% तक, जस्ट लाइक द बेंजल कोनियम क्लोराइड। इसके अलावा प्रोपाइल पैराबेन का 0.005 से 0.035% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा क्लोरोब्यूटेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। इसमें
क्लोरोब्यूटेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल। इसके अलावा मर्क्यूरियल्स में पीएमए और पीएमएन, जिसको फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट बोला जाता है। एसिड्स में हम लोग फिनॉल, क्लोरोक्रिसॉल और बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। और प्रिजर्वेटिव्स का काम क्या होगा? माइक्रोब्स के ग्रोथ को मिनिमाइज करना। मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रल टाइप ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स, जिनका पेरेंटल फॉर्मुलेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसको ध्यान देना। क्लियर है? सर अगर प्रिजर्वेटिव्स सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है तो हम ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स का क्यों इस्तेमाल नहीं करते? बेटा अगर तुम ड्रिप की बोतल में प्रिजर्वेटिव्स का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, हमारे बॉडी में अमाउंट ज्यादा है और अमाउंट अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो कंटामिनेशन भी कॉज कर सकता है। तो हर चीज की भी लिमिट होती है। मिठाई एक खाओगे तो ठीक है, एक दिन में 50-50 अगर खाने को दिया जाए तो आप तो समझ लो कि आपका जो पेंक्रियाज फेल हो जाएगा, है ना, इंसुलिन का सिक्रीशन करना ही बंद कर देगा। तो उसी तरह से है, प्रिजर्वेटिव्स का एक लिमिटेड अमाउंट ही इस्तेमाल करेंगे। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में जहां अमाउंट बहुत ज्यादा होता है उस जगह पे नहीं किया जा सकता। सिंगल डोज, लार्ज वॉल्यूम, सिंगल डोज स्मॉल वाले में करेंगे, लार्ज वाले में नहीं करेंगे। आगे समझ में? प्रिजर्वेटिव्स में ट्रिक का क्या जरूरत है बेटा? बेंजलकोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ये तो बहुत फेमस है। पैराबेन्स, मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन, मर्क्यूरिक एसीटेट और नाइट्रेट मर्क्यूरियल्स हैं। एसिड्स में फिनॉल, बेंजोइक एसिड, क्लोरोक्रिसॉल, अब सब में देखो एसिड एसिड लगा हुआ है। बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, बोरिक एसिड, एसिड एसिड एसिड, फिनॉल और क्लोरोक्रिसॉल, ये सब हमारे क्या है? एसिड्स वाले हैं। एसिड्स मर्क्यूरियल, अल्कोहल बेस्ड या एस्टर बेस्ड या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स। आता है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। आ जाइए, अब हम लोग ऐसे फॉर्मुलेशन को देखने वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था, अभी जस्ट फिर से एक बार आ जाते हैं। ये चीज होगी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। अब हम लोग देखेंगे टू इनहांस द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को इनहांस करने के लिए दूसरा नंबर आ गया। सॉल्युबिलिटी को इनहांस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं को-सॉल्वेंट्स का। को-सॉल्वेंट्स का क्या काम होगा? ये क्या करते हैं? हमारे वाटर इनसॉल्युबल जो होते हैं या पुअरली जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को इनहांस करने का काम करेंगे। और इसके अंदर में हमारा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, अल्कोहल, डाइइथाइल एसिटामाइड, सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ये सारे क्या है? को-सॉल्वेंट्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इनहांस करने का काम करते हैं। या पुअरली जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं, इनके साथ में ऐड किया जाता है। को-सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल आप लोगों ने प्री फॉर्मुलेशन में और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन चैप्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, को-सॉल्वेंट्स के बारे में उस जगह आप लोगों ने जरूर से स्टडी किया होगा। को-सॉल्वेंट्स क्या करते हैं? दूसरे की सॉल्युबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव कराने का काम करते हैं और वाटर इनसॉल्युबल जो ड्रग्स है या पुअरली जो सॉल्युबल ड्रग्स है, उनकी सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं? इनहांस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल सॉल्युबलाइजर्स। ठीक है, केमिकल सॉल्युबलाइजर्स, इसमें दो आते हैं बेटा, एक आता है सर्फेक्टेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। सर्फेक्टेंट क्या करता है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या करेगा? इसमें अगर कोई मेटल आयन सब रहेंगे, उन सबको क्या करता है? और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना के हमारे फॉर्मुलेशन की सॉल्युबिलिटी, हमारे फॉर्मुलेशन की एफिकेसी, इन सबको इंक्रीज करने का काम करता है। इट मींस को-सॉल्वेंट्स एंड केमिकल सॉल्युबलाइजर्स दोनों के दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो कहीं ना कहीं हमारे नॉन एक्वस प्रिपरेशन या पुअरली जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसमें सॉल्युबलाइजर्स आ जाएंगे, तो वेटिंग एजेंट्स आ जाएंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स आ जाएंगे, जिनका एक टेबुलर फॉर्म भी दिया हुआ है। डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइएथाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, पॉलीसॉर्बेट 20, 40 और 60, 20, 40 और 80, इनका भी हम लोग एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी को इनहांस करने के लिए। ठीक है, चलो कैप्टन के साथ में वॉइस कैप्टन, बहुत अच्छा। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स हो गया। प्रिजर्वेटिव्स के 4 क्लासेस। प्रिजर्वेटिव्स को कहां इस्तेमाल नहीं करना, कहां करना है? सिंपल सी चीज, मैं तो कई बार बता दिया इस चीज को कि जहां पे ज्यादा वॉल्यूम हमारे बॉडी में आ रहा होगा, प्रिजर्वेटिव्स ऐसी जगह पे नहीं डालेंगे। ज्यादा वॉल्यूम अगर आता है तो ऑब्वियसली है कि वो कंटामिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। सिंगल डोज या मल्टीपल डोज से मतलब नहीं है। सिंगल डोज लार्ज वॉल्यूम में नहीं डालेंगे, सिंगल डोज स्मॉल वॉल्यूम में डाल सकते। इट मींस कि वायल्स है उसमें डाल सकता है, छोटे वाले, और एम्पूल्स उसमें डाला जा सकता है। इनके परसेंटेज को याद करना, जहां जहां मैंने बताया, बेंजलकोनियम, मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन का ध्यान रखना, इनके कंसंट्रेशन आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा एंटीऑक्सीडेंट्स। क्लियर है दोनों? चलो, अब आते हैं बेटा हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करेंगे कि आखिरकार ऑक्सीडेशन क्या होता है और ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो समझना होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर आप समझ पा रहे हो ठीक ढंग से तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताता हूं बेटा कि ऑक्सीडेशन हमारे प्रोडक्ट का अगर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमारा ड्रग प्रोडक्ट जो है बेकार हो जाएगा। इट मींस ड्रग के साथ में ऑक्सीजन ऑब्वियसली है। आप भी समझ सकते हो कि हमारा जो ड्रग है वो एक्वस बेस्ड है और एक्वस फॉर्मुलेशन में मोस्टली हम लोग वाटर इस्तेमाल करते हैं और वाटर के अंदर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। आप खुद भी समझते हो कि H2O वाटर के अंदर में ऑक्सीजन होता है और वही ऑक्सीजन जो है हमारे ड्रग प्रोडक्ट के साथ में एड ऑन होके हमारे ड्रग को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, खराब कर देगा, बेकार कर देगा। एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज हो गया, प्रोडक्ट हमारा बेकार हो गया। इस प्रोडक्ट को बचाने के लिए हमें पूरे ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म को भी समझना होगा और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से काम करते हैं। मान लो कि अगर मैं किसी से लड़ाई करने के लिए गया, अगर मेरी किसी से अनबन हो गई और सामने वाले ने धमकी दे दी कि भाई आजा मैं तेरे को देख लेता हूं, और अकेले उससे भिड़ गया। पता चला कि अकेले मेरे में उतनी भी ताकत तो थी नहीं, सामने वाले ने क्या किया? अच्छे से दबोच दिया। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा? अपने पूरे ग्रुप के साथ उनके साथ में फाइट करने के लिए जाना है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू वो सामने वाले को दबोच लेते हैं। और वो सामने वाला कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे ड्रग को बेकार कर रहा है। ऑक्सीजन होगा कहां? हमारे एक्वस फॉर्मुलेशन में, तो वाटर में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे ड्रग को खराब करेगा समय के साथ साथ। इसीलिए हमें अलग अलग तरह के मैकेनिज्म के थ्रू, अलग अलग लोगों के जरिए, और उन लोगों को बोलते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स। अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू उस ऑक्सीजन को हमें हमारे ड्रग को खराब होने से रोकना है। तो पहले देखो मैकेनिज्म कि होता क्या है, उसके बाद मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगा।
ठीक है, चलो अब पहले देखते हैं क्या बेटा मैकेनिज्म की आखिरकार ऑक्सीडेशन में मैकेनिज्म होता क्या। ऑक्सीजन जो है खास करके 3 स्टेप में हमारे ड्रग प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। 3 स्टेप है। ऑक्सीडेशन जनरली अकर्स थ्रू फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन इन द 3 स्टेप। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है और यह फॉर्मेशन 3 स्टेप में हो रहा है। सबसे पहला जो स्टेप है हम लोग उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन, जहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स में बन जाता है। ये हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने फ्री रेडिकल्स में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन। दूसरे प्रोसेस में इन चेन का इलोंगेशन होगा और ये इलोंगेशन होता कैसे है, ये जो रेडिकल्स होते हैं, जो ये रेडिकल्स हमारे फॉर्मेशन हो गए हैं, ये रेडिकल्स वाटर में प्रेजेंट होने वाले ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है। और ये देखो जो ये RO है तुम्हारा, जो ये R जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके अपने चेन को इलोंगेट किया। इट मींस पहला मॉलिक्यूल ऐसे करके ऑक्सीडाइज होगा, इलोंगेशन होगा, फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी ऐसे ही ऑक्सीडाइज करता चला जाता है और इस तरह से चेन जो है और ज्यादा इंक्रीज होते चली जाएगी। एक मॉलिक्यूल होगा, फिर 2 मॉलिक्यूल होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे। मतलब पहला प्रोसेस हुआ चेन इनिशिएशन होना और दूसरे प्रोसेस में ये चेन इनिशिएशन होने के बाद ऑक्सीडेशन होकर ROO बना के फिर क्या करेगा, ऐसे ही और भी कई सारे पार्टिकल्स हमारे बनते चले जाएंगे। अब आते हैं बेटा हम लोग चेन टर्मिनेशन। ठीक है, अब आखिरकार इस चेन टर्मिनेशन में होता कैसे है और एंटीऑक्सीडेंट इस चेन टर्मिनेशन को किस तरह से तोड़ के काम करता है। इतनी तो प्रोसेस होगी, प्रोडक्ट हमारा खराब होता जा रहा है। पहले में हमारा इनिशिएशन हुआ और दूसरे में हमारा इलोंगेशन हुआ और हमारा प्रोडक्ट जो है ये खराब होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है। अब इतने देर में आ गए हमारे चेन टर्मिनेशन प्रोसेस, जहां पे एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। AH इज द एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे इस जो ये रेडिकल्स है, इस रेडिकल के साथ में जुड़ के ROOH बना देगा और फाइनली क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइज खुद को ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन हमारे ड्रग को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगा। ये हमारा देखो ड्रग हो गया। ये हमारा देखो ROOH बना फॉर्मेशन कर दिया है ना, एंटीऑक्सीडेंट जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है, हमने एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमने ले लिया एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या करेगा, ROOH का फॉर्मेशन कर लेगा और ये बना के क्या कर दिया, एंटीऑक्सीडेंट खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया लेकिन अपने ड्रग को पूरी तरह से प्रोडक्ट को डिग्रेड होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। दिस वन इज द मैकेनिज्म इज बिहाइंड द ऑक्सीडेशन। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जो ये ऑक्सीडेशन होते हैं इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। अगर मैं और भी इसको सिंप्लीफाइड में करने के लिए बोलूं तो एंटीऑक्सीडेंट के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, ये सैक्रिफाइस कर सकता है। सैक्रिफाइस मतलब अपने आप को ही खराब कर ले, अपने आप को डिग्रेड करके प्रोडक्ट को बचा लेगा, ट्रैप कर लेगा, बाइंड कर लेगा और बूस्ट कर लेगा। सैक्रिफाइस मतलब होता है खुद को ऑक्सीडाइज करके, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट को ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम से जानते हैं। ट्रैप मतलब कि फ्री रेडिकल को ये क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, स्कैवेंजर्स की तरह काम करता है। इसके अलावा मेटल आयंस को बाइंड करके, चिलेटर्स आर आल्सो द एंटीऑक्सीडेंट, और साथ ही साथ दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स को एक्टिवेट करके, मतलब एक से भले 2 अलग-अलग 2 एंटीऑक्सीडेंट्स आपस में जुड़ के सुपरा एडिटिव या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके 4 मैकेनिज्म है, सैक्रिफाइस, ट्रैप, बाइंड और बूस्ट। इसको ध्यान में रखना, सैक्रिफाइस, ट्रैप, बाइंड और बूस्ट। सैक्रिफाइस, ट्रैप, बाइंड और बूस्ट किसी भी एंटीऑक्सीडेंट के 4 तरह से स्टेप होकर काम करते हैं। मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, फ्री रेडिकल्स को होल्ड आउट करके, बाइंड करके और फाइनली क्या करता है, दूसरे एंटीऑक्सीडेंट को एक्टिवेट रख करके भी ये क्या करता है, अपना काम करता है। अब हम लोग इस स्लाइड पे जो चीजें हम लोगों ने अभी स्टडी की एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, ऑक्सीडेशन होता कैसे है, 4 तरह से काम करता है, उसी चीज को हम इस जगह पे 4 क्लासेस में देखेंगे और उनके एग्जांपल से उन चीजों को कोरिलेट भी करना शुरू करेंगे और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर जो एंटीऑक्सीडेंट्स का है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उसको ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम से जानते हैं। ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स या इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बोला जाता है ना। जो क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन द ड्रग इन प्रेफरेंशियल, अपने आप को खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और हमारे ड्रग को बचा लेगा। मतलब इस जगह हो गया सैक्रिफाइस करना। जो अभी लाइन आप लोगों ने पढ़ी थी, ऐसा कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो सैक्रिफाइस करने का काम करता है। फिर से आते हैं, सैक्रिफाइस, ट्रैप, बाइंड एंड बूस्ट। तो पहला वाला जो है ये सैक्रिफाइस वाला है। टू एंटीऑक्सीडेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज करके हमारे ड्रग प्रोडक्ट को बचाने का काम करते हैं, हमारे ड्रग को ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे। ये आ गया हमारा पहला। अब आते हैं दूसरा जो हमारा है, दैट वन इज द ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है स्कैवेंजर्स, मतलब जो फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं उन सबको क्या करेगा, ट्रैप करने का काम करेगा। पहला हो गया सेल्फ ऑक्सीडाइज, दूसरा हो गया ट्रैपिंग करना। जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, रिमूव और ट्रैप द फ्री रेडिकल्स, thus stopping the oxidative chain reaction. ascorbic acid esters, butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, tocopherols oily सिस्टम के लिए खास करके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम लोग चेन ब्लॉकिंग एजेंट्स का नाम भी देते हैं और इनको स्कैवेंजर्स बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर्स। तो इसको हमने बोला सैक्रिफाइस करने वाले, इसको हमने क्या बोला, सैक्रिफाइस करने वाला, इसको हमने बोला स्कैवेंजर्स, मतलब कि ट्रैप करने वाला, ट्रैप स्कैवेंजर्स, और ये हो गया ट्रैप करने वाला, खुद को ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट को बचा देगा और ये जो भी फ्री रेडिकल्स हैं उन सबको ट्रैप कर लेगा। तो दो चीज हो गई हमारी, एक हो गया हमारा कौन सा, सैक्रिफाइस, दूसरा हो गया ट्रैप। अब आते बेटा हम लोग ये बाइंड को लेके, बाइंड क्या है और बूस्ट क्या है। बाइंड मतलब होता है चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं EDTA का। जो भी फॉर्मुलेशन है, अगर उस फॉर्मुलेशन में मेटल आयंस हैं तो मेटल आयंस भी ऑक्सीडेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो मेटल्स आयन को चिलेट कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना के हमारे प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे ट्रैप वाले, चिलेटिंग या सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स।
EDTA. They form a complex with the trace metal elements and avoid the oxidation. मेटल आयन के साथ में ट्रैप कर लेगा और मेटल आयन जो हमारे प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज जो कर रहा था उनको क्या करता है, रोकने का काम करेगा। लास्ट आते हैं एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्टिक। इसको हम लोग सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह देखते हैं और बोलते हैं एक से एक भले दो एंटीऑक्सीडेंट है ही है। एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्टिक जो है ऑक्सीडेशन होने से बचाने को और भी बूस्ट करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, सिट्राकोनिक एसिड हो गया, टाइट्रिक एसिड हो गया। तो एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्ट जो होते हैं प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स को क्या करते हैं, और भी ज्यादा उसके इफेक्ट को बूस्ट अप करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जब भी कभी तुम्हारे पास में एंटीऑक्सीडेंट की चीज आएगी, हमेशा 4 लाइन को याद रखना। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि सैक्रिफाइस करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा, ऐसे ऑक्सीडेशन वाले जो ट्रैप करते हैं, ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शन को ट्रैप करने वाले। तीसरा, जो बाइंड करने का काम करते हैं, तो चिलेटिंग एजेंट मेटल को बाइंड करते हैं। और चौथा हो गया बूस्ट, मतलब जिनको हम लोग सिनर्जिस्टिक्स बोलते हैं। बूस्ट सिनर्जिस्टिक्स प्राइमरी के साथ में सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। आया समझ में ये? खुद ऑक्सीडाइज होकर ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने वाला स्कैवेंजर्स, मेटल आयन को बाइंड कर लेने वाला चिलेटर्स, दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स को एक्टिवेट करने वाला, प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट को एक्टिवेट करने वाला सिनर्जिस्टिक। इस 4 लाइन को याद कर लो और ये 4 चीजों को याद कर लो। एंटीऑक्सीडेंट्स का हर एक चीज तुम्हें ध्यान में आ जाएगा। चिलेटिंग एजेंट्स को हम लोग सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स बोलते हैं। हो जाएगा क्लियर बेटा? ये ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल, चिलेटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। चलो बना लोगे, कर लोगे, वही चीजें हैं लिखी हुई जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। इसके कंसंट्रेशन को, जो भी ये कंसंट्रेशन है, एस्कॉर्बिक एसिड का कंसंट्रेशन, सोडियम बाइसल्फेट का कंसंट्रेशन, इस जगह से क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेना और नोट डाउन करके एटलीस्ट कोशिश करना कि थोड़े से कुछ ऐसी चीजें बनाए जिसके जरिए हम चीजों को बना सके या याद कर सके। थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो मोस्ट ऑफ द, अगर आप ध्यान दोगे तो एस्कॉर्बिक एसिड 0.01, 0.03, 0.01, तो टाइट्रिक एसिड, साइट्राकोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, तो एक मोटा मोटी ज्ञान आप ले सकते हो इस जगह से कि एक रेंज के बेस पे, तो थोड़ा सा में भी पॉसिबल इस्तेमाल हो सकता है। एस्कॉर्बिक एसिड का भी 0.01, एस्कॉर्बिक एसिड स्टर का भी 0.01, ठीक है ना। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड इस जगह पे लीजिए तो 0.02 से लेके 0.01, तो एक मोटा मोटी एक रेंज बना लेना जिसके जरिए कंसंट्रेशन को ध्यान में रख सको और एटलीस्ट BHA, BST और एस्कॉर्बिक एसिड, इन सब चीजों का जो कंसंट्रेशन जो है जरूर से ध्यान में होना भी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बफर्स। बफर्स का काम क्या होगा? बफर्स को हम लोग याद करेंगे क्या, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। आप भी जान रहे हो कि टाइम के साथ में ड्रग प्रोडक्ट अगर हम स्टोरेज के लिए डाल रहे हैं तो उस जगह इट में भी पॉसिबल कि पीएच की चेंजेस भी हो सकती है। उस पीएच के चेंजेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग पहले से ही उसमें बफर्स को ऐड करते हैं, बिकॉज जो है ड्रग जो है हमारे रबर के कॉन्टेक्ट में आ सकता है, ग्लास के कॉन्टेक्ट में आ सकता है, मेटल आयंस के कॉन्टेक्ट में आ सकता है, तो उसके पीएच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो उस पीएच के चेंजेस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बफर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स का काम क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए, और ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। तो क्रिएटिनिन, ग्लाइसिन और नियासिनामाइड, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द स्टेबलाइजर्स। बफर्स का है कैप, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ द बफर्स। तो बफर्स का ये, और स्टेबलाइजर्स में क्रिएटिनिन, ग्लाइसिन और नियासिनामाइड। नेक्स्ट आते हैं तो 2 और प्रोडक्ट है लास्ट का, इसके बाद हम लोग मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा। मैं भी जान पा रहा हूं बेटा कि टाइम हो गया और आप सभी स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए भी परेशान हो गए। एटलीस्ट इस टॉपिक को हम लोग अभी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा सस्पेंडिंग एजेंट्स, और दूसरा है टोनिसिटी मॉडिफायर्स। टोनिसिटी मॉडिफायर्स के बारे में याद करो, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था। टोनिसिटी मॉडिफायर्स का काम होता क्या है? जब हम लोग इंजेक्शंस को लगा रहे होते हैं और अगर उसमें किसी भी तरह का कोई पीएच चेंज हुआ या किसी भी तरह की कोई इश्यूज हुई, तो हमारे बॉडी में क्या करता है, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो उस इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोनिसिटी मॉडिफाइड करते हैं। टोनिसिटी तो टिश्यू डैमेज और इरिटेशन को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। मैनिटॉल हो गया, NaCl हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, डेक्स्ट्रोज हो गया और सॉर्बिटॉल हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टोनिसिटी मॉडिफायर्स के रूप में, ताकि उस इरिटेशन को मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए। अगले में आप ये देखोगे भी बेंजाइल अल्कोहल और प्रोकेन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मिनिमाइज द पेन, उस पेन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग सस्पेंडिंग एजेंट्स, ठीक है। तो सस्पेंडिंग एजेंट खास करके जो पेरेंटल सस्पेंशंस होते हैं, ठीक है, उस पेरेंटल सस्पेंशन की जो लो एक्वस सॉल्युबिलिटी है, तो उस लो एक्वस सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम लोग उसके साथ में सस्पेंडिंग एजेंट्स भी ऐड करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट मिथाइल सेलुलोज है, पैक्टिन है, जेलेटिन है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल 4000 है, इन सब का इस्तेमाल हम लोग एज ए सस्पेंडिंग एजेंट्स के रूप में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट्स और बफर्स, स्टेबलाइजर्स, सस्पेंडिंग एजेंट, टोनिसिटी मॉडिफायर्स, इन सब के बीच में आप लोगों ने अच्छे से प्रॉपर ढंग से आप लोगों ने समझा भी होगा और इन सब चीजों को ऑलरेडी आपने स्टडी किया, बताया भी था। मैं आइसोटोनिसिटी भी ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं टोनिसिटी मॉडिफायर्स का क्या काम होगा ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस आप लोगों के सामने किया हुआ है। अब कुछ एमसीक्यूज हैं, हमको बनाते हैं, उसके बाद आप लोग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। एमसीक्यूज है, प्रिजर्वेटिव्स आर यूजुअली नॉट एडेड टू स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, ऑल पेरेंटल्स, बैक्टीरियोस्टैटिक, वाटरफॉल इंजेक्शन। जीपैट 2014 और 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इतना बताने के बावजूद भी कुछ बच्चे ए आंसर बता रहे हैं। बेटा इतनी देर से बताने का मतलब क्या हुआ? अरे जो चीज हमारे बॉडी में ज्यादा जाएगी, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, बहुत सारा अमाउंट हमारे बॉडी में आ रहा है, प्रिजर्वेटिव डालोगे कंटामिनेशन हो जाएगा, इसीलिए प्रिजर्वेटिव्स लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में इस्तेमाल नहीं करते। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन, इन द पेरेंटल प्रोडक्ट्स लिस्टेड बिलो आर द सम इंग्रेडिएंट्स, देयर मेन फंक्शन आर गिवन इन पी टू यू मैच देम। थायोमेरोसॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, EDTA एंड सोडियम क्लोराइड, इनको मैच करना है।
आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 का एस थायोमेरासोल मर्क्यूरियल्स है, एस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट्स है, ईडीटीए चिलेटिंग एजेंट्स है, सोडियम क्लोराइड हमारा टोनिसिटी एडजस्टिव एजेंट्स है ना, आराम से बन जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। 2017 के जीपैट में आया हुआ क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड एज अ ब्लॉकिंग एजेंट्स इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स इज ब्लॉकिंग एजेंट्स एस्कॉर्बिक एसिड स्टर, सोडियम बाइसल्फाइड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ईडीटीए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड स्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। कौन ब्लॉक करता है? फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स, एस्कॉर्बिक एसिड स्टर्स। बताया, सब ट्रिक पे बता दिया हूं, फिर भी मिस्टेक होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। एन एंटीऑक्सीडेंट कॉमनली यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द नॉन एक्वस पैरेंटल प्रिपरेशन, इनमें से कौन सा नॉन एक्वस में करते हैं? एक्वस और नॉन एक्वस मैंने दोनों बताया। रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, वो एक्वस में। और नॉन एक्वस के लिए क्या बताया था? बीएचए, बीएसटी और बताया था एस्कॉर्बिक एसिड स्टर्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, बीएचए बीएसटी जो है नॉन एक्वस ऑयली प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एन एंटीऑक्सीडेंट एक्शन ऑफ द सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ SO2 या रिलीज ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है, कौन से क्लास का है? एंटीऑक्सीडेंट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है कौन से क्लास का है और वो किस तरीके से काम करेगा? रिलीज ऑफ CO2, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ SO2, रिलीज ऑफ सोडियम आयंस। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन, रिलीज ऑफ SO2। अरे ऑक्सीजन को और ज्यादा रिलीज करेगा तो एंटीऑक्सीडेंट का काम कैसे होगा बताओ? खुद ही देखो ना, रिलीज ऑफ अगर ऑक्सीजन और भी होगा तो कैसे काम करेगा? तो और ज्यादा प्रोडक्ट को बेकार करने के लिए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द बफरिंग ऑफ इंजेक्शन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बफरिंग ऑफ इंजेक्शन? फॉस्फेट बफर, साइट्रेट बफर, बोरेट बफर, एसीटेट बफर। मैंने बफर्स में आप लोगों को बताया था कैप, CAP, साइट्रेट, एसीटेट और फॉस्फेट। साइट्रेट, एसीटेट एंड फॉस्फेट, बट बोरेट बताया था ना अभी, कैप, CAP, कैप, कैप, CAP, कैप, साइट्रेट, एसीटेट एंड फॉस्फेट। इट मींस बोरेट इज द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग बफर्स में नहीं इस्तेमाल करते, बोरेट को। CAP कैप, साइट्रेट एसीटेट फॉस्फेट, साइट्रेट एसीटेट फॉस्फेट जो बफर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो बोरेट का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, एक को-सॉल्वेंट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द पैरेंटल प्रोडक्ट इज, पैरेंटल प्रोडक्ट्स में एज ए को-सॉल्वेंट इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? बेंजाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल एसिटामाइड या फिनॉल। आंसर क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल एसिटामाइड जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए को-सॉल्वेंट्स के रूप में। ठीक है, बाकी हम लोग इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कंटेनर्स एंड क्लोजर्स के बारे में। बाय दैट टाइम मैं आपको बता दूं कि अब अभी जो क्लासेस आपकी होंगी मोनोफेजिक और बाइफेजिक का लिक्विड डोसेज फॉर्म का, जो भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं मोनोफेजिक और बाइफेजिक के, उन सबको आप लोगों को बताया जाएगा, उन सब चीजों को करवाया जाएगा। ठीक है, किसी का छूट भी गया होगा या कुछ भी हुआ होगा तो आप रिवीजन में उन टॉपिक्स को इजीली तरीके से कर लोगे। राहुल सर आपको करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, और जो शेड्यूल है क्लासेस का वो आपके बीच में आ जाएगा। और मैं जैसे ही आता हूं तो फिर इसी जगह से पैकेजिंग मटेरियल का पैरेंटल प्रोडक्ट्स, मतलब आधा पैरेंटल प्रोडक्ट्स आपने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कंटेनर्स, क्लोजर्स और दूसरा है इवैल्यूएशन। तो अगली 3 क्लास और लगेगी पैरेंटल प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, इवैल्यूएशन और इसके लिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द टुडेज वीकली टेस्ट, सभी लोग अच्छे तरह से देना। GDC क्विज इज द बैच कोड टू जॉइन द